हाँ, तो गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 है साइंस का। तो चलिए इसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। मतलब आज शायद हो सके तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने ये पढ़ा दिया था कि मतलब दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कृंतक, रदनक, ठीक है, अग्रचमक और चमड़, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, मुख गुहा में दांत की सजावट कैसे होती है बच्चों, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसे एनामेल कहते हैं, हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह मुख्यतः कैल्शियम एनामेल नामक लवण से बना होता है। तो जो दांतों का जो ऊपर रेड रेड होता है ना, वो किससे बना होता है? कैल्शियम से और एनामेल नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है बच्चों, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो ये ऐसा करेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, ये आपको पता ही है। तो हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार पाई जाती है, मैंने कल पढ़ाया था, जिससे लार स्रावित होता रहता है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, नमक और चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम एलामेज की तरह, ये कल पढ़ा दिया था मैंने बच्चों, तो जाके पिछली वीडियो देख लेना, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है, मुझे याद है। तो चलिए इसके आगे शुरुआत करते हैं। एंजाइमों और उनकी क्रियाविधि, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? जो मुंह में जो लार पाए जाते हैं उसको एंजाइम भी कह सकते हैं हम लोग। तो एंजाइमों और उनकी क्रियाविधि तथा प्रभावों के बारे में शिक्षक से चर्चा करें। तो बच्चों क्रियाकलाप पढ़ लीजिएगा आप। ये सब क्रियाकलाप दे रखा है, ठीक है, कि जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको ये क्रियाकलाप पढ़ना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको क्रियाकलाप, लेकिन खुद पढ़ना है बच्चों, ठीक है। संकल्प लीजिए कि मैं खुद पढ़ लूँगा। दांत सुरक्षा, स्वास्थ्य का आधार। दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत जरूरी है। हमें सुबह या रात में सोने से पहले अपने दांतों को दातुन या ब्रश से साफ करना चाहिए। दातुन करते समय दातुन तथा हाथ, ठीक है, दातुन तथा हाथ की उंगलियों से मसूड़ों को अवश्य मलना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं कि दातुन से सिर्फ धो लेते हैं, लेकिन मसूड़ों को मसलते नहीं हैं। आजकल दांत क्यों खराब जल्दी हो जा रहा है? क्योंकि मसूड़ों से मलते, मतलब कुल्ली कहते हैं जिसको, उंगली डाल के दांतों को रगड़ना, उसको मसूड़ों को मसलना भी कहते हैं, कुल्ला करना होता है। मसूड़ों को अवश्य रखना चाहिए। इससे मसूड़ों में रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार मतलब ये मसूड़ा है, देखो इसमें खून की, मतलब जो खून होगा दौड़ेगा, मतलब रक्त संचार होगा, तथा दांत मजबूत होंगे, ठीक है, किससे? कुल्ला करने से। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करनी चाहिए, जिसके दांत में फंसे कण अन्न बाहर निकल जाते हैं। बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि खाना खा लेते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं, नहीं, तो खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? दांत को कुल्ली करना चाहिए, ठीक है, जिससे फंसे कण बाहर निकल जाए। अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठे चीज़ें, ठंडे पेय पदार्थ आदि खाने से दांतों पर बुरा असर पड़ता है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली खाने के बाद क्या करते हैं कि कुल्ला नहीं करते हैं, और चॉकलेट वगैरह बच्चे जो खाते हैं उसको देखो दांत में यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ या कुछ फंस जाते हैं बच्चों, जिससे दांत खराब हो जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है और दांत हमारे सड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है। ये चीज़ दांतों के बीच फंसे अन्य कणों से चिपक जाती है तथा उन पर एक परत बना लेती है, ठीक है। इसके कारण जीवाणुओं को पनपने और बढ़ने का मौका मिलता है बच्चों, ठीक है। तो हमारे दांत पे जीवाणु कैसे पनपते हैं? तो हमारे दांत में क्या होता है कि हम लोग खाते हैं तो दांत ना कुल्ली करते हैं, ऐसे ही हम लोग सो जाते हैं। इसीलिए आप सोते समय कुल्ला करो, ठीक है, जिससे आपकी दांत स्वच्छ रहें। ये जीवाणु दांत में फंसे अन्न कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जो दांतों को ऊपरी परत एनामेल को क्षति पहुंचाते हैं तथा दांतों के बीच छेद बना लेते हैं। मसूड़ों से रक्त और, ठीक है, जो दांतों की ऊपरी परत एनामेल को क्षति पहुंचाते हैं तथा दांतों के बीच छेद बना लेते हैं। मसूड़ों से रक्त और मवाद आने लगता है। मुख से दुर्गंध आने लगती है। धीरे धीरे दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत सी चीज़ों खाने से वंचित रह सकते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति उत्पन्न होना देना चाहते हैं? तो बच्चों आपको पता होगा कि आपका भी दांत कभी ना कभी खराब जरूर हुआ होगा, ठीक है। आपको कभी कभी दांत में दर्द होता है, क्यों? क्योंकि आपके दांत में, मसूड़े में क्या होता है कि वो छोटे छोटे कंकड़ फंस जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, आपके दांत में पनपने लगते हैं, जिससे आपके दांत को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो इससे आपका दांत खराब हो जाता है। तो इसके लिए सुझाव क्या दिया है कि किताब में, कि दांतों को कुल्ली करें और हमेशा क्या है ना, दांतों को धोएं, मतलब मसलें, ठीक है, और कुल्ला करके सोएं। अब पढ़ेंगे भोजन नलिका, ठीक है। फूड पाइप। नली मतलब क्या होता है? पाइप, मैंने कल बताया था। फूड पाइप मतलब क्या होता है? चलो दिखा देता हूँ तुमको।
देखो शायद भोजन नलिका नहीं दिया है, ठीक है। तो यही है फूड पाइप। देखो ग्रसिका जो है ना फूड पाइप ही है एक प्रकार से, ठीक है। चलो तो कहाँ आ गए भाई। हाँ हाँ, भोजन नलिका चाहे ग्रसिका, देखो मैंने बोला था ना ग्रसिका। तो फूड पाइप मतलब ये गला, जैसे ये फेस हो गया हमारा, और ये जहाँ से भोजन जाता है गला, इसको कहते हैं फूड पाइप, ठीक है, जहाँ से भोजन जाता है। तो फूड पाइप या ओस्यूफोगस, ठीक है। तो चलो अब फूड पाइप क्या होता है, मैंने पढ़ा दिया आपको, दांत पढ़ा दिया, दांत कितने प्रकार का था, फूड पाइप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। भोजन नली लंबी परत मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को अमावस्या से जोड़ती है। बच्चों क्या होता है, जो भोजन नली होती है, फूड पाइप होती है, वो लंबी पतली और मांसल संरचना होती है, मतलब ये मांस से बनी होती है, ठीक है। लिखा नहीं है मांसल संरचना, मतलब मांस से बने वाली संरचना को हम लोग भोजन नली या लंबी पाइप कहते हैं, जो मुख गुहिका को अमावस्या से जोड़ती है। जो मुख गुहिका मतलब जो मुख गुहिका को सीधा अमावस्या से जोड़ती है, ठीक है। उस चित्र में देखना मुख गुहिका और अमावस्या कहाँ है, ठीक है। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है, ठीक है बच्चों। जो मुख द्वारा भोजन जो चबाया जाता है वो ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है। ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुंचन होते रहता है। संकुंचन मतलब क्या, कि ऐसे ऐसे होता रहता है संकुंचन, वो मतलब पचकते रहते हैं, फूलते रहते हैं, पचकते रहते हैं, फूलते रहते हैं। जब खाना डालेंगे तो फूल जाएंगे, जब खाना निगल जाएंगे तो पचक जाएंगे। तो ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुंचन होते रहता है। इस संकुंचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ अमाशय तक पहुंचता है। तो बच्चों आप भोजन नलिका में अगर फूड डालते हैं तो क्या होता है, भोजन सरकता हुआ अमाशय तक जाता है, पेट में जाता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा या महसूस किया होगा, खाते समय या खाने के बाद कुछ समय बाद आपको वमन या उल्टी हो जाती है। वमन मतलब उल्टी या वोमिटिंग। भोजन अमावस्या तक नहीं पहुंच पाता है या अमावस्या द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात भोजन नाल में भोजन को मांसपेशियों द्वारा अमावस्या के बिल्कुल उल्टे दिशा यानी मुंह की ओर चलाया जाता है। संभवतः इसी कारण उल्टी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपस में अध्यापक वह चर्चा करें। तो उल्टी क्यों होता है बच्चों, तो क्या लिखा है, भोजन खाते समय तो जल्दी जल्दी खाते हैं हम लोग, जिसको सरकना कहते हैं कि भोजन सरक गया, ठीक है। इसका मतलब कि जल्दी जल्दी भोजन नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे प्यार से खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, ठीक है। तो भोजन द्वारा भोजन अमावस्या तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि भोजन नलिका से खाना सीधे अमावस्या में पहुंचता है। जल्दी जल्दी खाने से ये मतलब कहीं अमावस्या तक नहीं पहुंच पाता होगा किसी कारण, इसी कारण अमावस्या द्वारा उल्टा दिशा यानी मुंह की ओर चलाया जाता है। उल्टा दिशा मतलब आपके मुंह की ओर फिर से फेंक दिया जाता है उल्टी के द्वारा, ठीक है, जिससे भोजन बाहर निकल जाता है। तो इसलिए आराम से खाना चाहिए बच्चों खाना, अर्थात भोजन नाल में भोजन को पेशियों द्वारा अमाशय से बिल्कुल उल्टे दिशा यानी मुंह की ओर चलाया जाता है, जिससे हम लोग उल्टी कहते हैं। संभवतः इसी कारण इसे भी उल्टी कहा जाता है, ठीक है। तो भोजन धीरे धीरे खाइएगा, आप सभी रूप से विनती है, ठीक है, नहीं तो आप उल्टी कर सकते हैं, आपको कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, आपस में अध्यापक से चर्चा करें, मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है, क्यों होता है। देखो यहाँ से ये क्या है, ग्रसिका एक श्वास का होता है बच्चों, ठीक है। एक मतलब श्वास का होता है नलिका, और एक भोजन का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इपोग्लोटिस, ग्रसिका और श्वास नली बच्चों, ठीक है। ग्रसिका मतलब क्या है, ये भोजन वाला है, देखो यहाँ पे लिखा है ग्रसिका मतलब क्या, भोजन वाला। तो ग्रसिका आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि खाना जो होता है किस नली में जाता है, तो ग्रसिका नली में जाता है, ठीक है। और श्वास नली का ये रहा, तो अंदर दो पाइप लगे होती है, खाने के लिए और एक श्वास लेने के लिए बच्चों, ठीक है। भोजन इपिग्लोटिस, जब हम लोग खाना खाते हैं, देखो यहाँ पे खाना खाया तो ये देखो 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 बहुत अच्छी बात। देखो ऐसा आपने सोचा होगा कि सर ये खाना खाते हैं तो दो पाइप है, तो श्वास नली में खाना कैसे नहीं जाता होगा। तो देखो बच्चों जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो देखो यहाँ पे ये भोजन वाला है और इपिग्लोटिस है, श्वास नली को अलग कर देता है, देखो यहाँ से कट कर देता है, देखो यहाँ पे कट गया है ना। तो भोजन सिर्फ इसी पाइप में जाता है, ये श्वास नली नीचे आ जाता है, ठीक है। जब भोजन मुंह में जैसे ही जाता है तो इसको इंडिकेशन मिलता है कि भोजन आ रहा है, जिससे ये थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे आता है, जिसके बाद ये फिर से भोजन इस पाइप में जाता है, ना कि इस पाइप में, ठीक है। तो भोजन इस पाइप में चले जाता है, इस पाइप में नहीं जाता है। ये क्या है, श्वास नलिका है, देखो यहाँ पे लिखा भी है श्वास नलिका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो आइए आपको एक रोचक बात बताएं, ग्रासिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होती है। आपकी जिज्ञासा होगी भोजन तो श्वास नली में अमाशय तक जाता है, ठीक है, भोजन नली से अमाशय तक जाता है, फिर वह श्वास नली की ओर क्यों नहीं जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था, वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। देखो इपिग्लोटिस है ये क्या होती है, एक संरचना है, इसको इपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। श्वास नली के ऊपर होता है बच्चों, ठीक है। क्या लिखा है,
कि वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपोग्लोटिस कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि जो इपोग्लोटिस है वो ग्रासिका के ऊपर होती है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो इपोग्लोटिस है श्वास नली के ऊपर होता है, ग्रासिका मतलब क्या, जहाँ से भोजन जिस पाइप में जाता है उसे ग्रासिका नली कहते हैं। लेकिन जो इपोग्लोटिस है वो किसके ऊपर होता है, श्वास नली के ऊपर एक मांसल चित्रण होता है। देखो मांस के ऊपर छोटा सा गुद्दा निकला रहता है इसका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो इपोग्लोटिस है हमेशा श्वास नली के ऊपर रहता है, इपोग्लोटिस, ठीक है, श्वास नली के ऊपर। इससे क्वेश्चन बन सकता है। यह वास्तव में काम करती है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वास नलिका को ढक लेती है बच्चों। जो इपोग्लोटिस है यहाँ पे 2 पाइप हैं, ठीक है, और इसी के अंदर एक और पाइप है, और यहाँ से हम लोग भोजन खा रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे इपोग्लोटिस नाम का रहता है, इसको ढक देता है और सिर्फ इसके अंदर भोजन चला जाता है, इसके अंदर नहीं चला जाता है, ठीक है। और जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो ऐसे रहता है, तो ये ऐसे रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग खाना खाते, देखो जब हम लोग खाना नहीं खाते तो ऐसे ऐसे श्वास भी जाता है, श्वास जाता है ऐसे, ठीक है। सिर्फ एक में श्वास, इसमें खाना जाता है, इसे क्या कहते हैं, ग्रासिका। जिसमें खाना जाता है उसमें जैसे ग्रासिका नली, और जिसमें वो श्वास जाता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन नली, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या होता है, इपोग्लोटिस होता है, ठीक है। अब जैसे ही मान लो कि भोजन यहाँ से करे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो इसको ढक देगा श्वास नली को। अब यहाँ पे बंद हो गया इसका रास्ता, तो ये भोजन इस नाली में चला जाएगा, ठीक है, ग्रासिका नली में, ठीक है। तो आपको इपोग्लोटिस ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इपोग्लोटिस क्या होता है। तो बच्चों बारिश आने वाली है, लाइट कभी भी कट सकती है, ठीक है। यह वाल्व का काम करती है बच्चों, ठीक है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वास नलिका को ढक लेती है तथा भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खासकर जब आप तेज़ी से खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय बातें करते हैं, अचानक खांसी, छींक या हल्की हिचकी आती है तो आप घुटन महसूस करते हैं। ऐसा संयोग भोजन कणों में श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, ऐसा माना जाता है, जो ये देखो ऐसा माना जाता है कि आप बात जब करते हैं और खाना खाते हैं तो हमारा जो भोजन है इपोग्लोटिस उसको ढक नहीं पाता है, ठीक है। भोजन को बात वगैरह करते हैं तो वो भोजन श्वास नली में चले जाता है, ठीक, ग्रासिका नली में जाना चाहिए लेकिन श्वास नली में चले जाता है। लेकिन जैसी श्वास नली में जाता है तब भोजन आपको हिचकी मारता है, और हिचकी मारता है ऐसे हिचकी मारता है बार बार ऊपर नीचे, और हिचकी मारता है तो ये भोजन फिर से श्वास नली में से फिर से ग्रासिका नली में चले जाता है बच्चों, ठीक है। इसलिए तुरंत मतलब कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप खाना आराम से खाइए, क्योंकि श्वास नली में चले जाए तो बहुत दिक्कत होती है, तो खाना आराम से खाना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि भोजन ग्रासिका नली में जाने के बदले श्वास नली में चले जाए तो आपको बहुत दिक्कत होगी सांस लेने में। इसलिए खाना खाने समय आराम से एकदम, ना मोबाइल वगैरह देखे, कुछ नहीं देखे, क्योंकि खाना ग्रासिका नली में जाए धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको देखो हिचकी वगैरह आती है, इसी से लोग मानते हैं कि जो हिचकी वगैरह आने से क्या होता है, खाना जो होता है वो श्वास नली में जाने लगता है, इसलिए, ठीक है। तो आप धीरे धीरे खाना खाइए, चुपचाप मोबाइल का प्रयोग मत करिए, खाना खाने से भी किसी से बात भी मत करिए, चुपचाप खाना खाइए, ठीक है। जब तक मुंह में खाना हो किसी से बोलना नहीं है, खाने के बाद बोलना है। आप समझ गए, इपोग्लोटिस, श्वास नलिका और ग्रासिका नलिका आपको मैंने डिटेल से पढ़ा दिया। अमावस्या पढ़ते हैं स्टोमिक के बारे में बच्चों, ठीक है। स्टोमिक मतलब अमावस्या मतलब पेट भी कहते हैं हम लोग। अमावस्या आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है बच्चों, ठीक है, आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है। ये जो पूरा बॉडी सिस्टम मैंने ऊपर दिखाया था, ये क्या है पूरा, ये आहार नल है, ठीक है। आहार नल, पूरा आहार नल का सबसे बड़ा भाग क्या है, अमावस्या। देखो ये है, ये अमावस्या है, ठीक है बच्चों। तो आहार नल का सबसे बड़ा भाग कोई पूछे तो क्या होगा, अमावस्या, आपको बता देना है उसको। अमावस्या जो होता है आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है। यह मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है, ठीक है। यह मोटी दीवार थैलीनुमा मांसल संरचना है जो चपटी और यू आकार की होती है बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा होगा, ऐसे वो पाइप ऐसे है ना, ऐसे ये क्या है, स्टोमिक, ये यू आकार की नहीं है, हल्का, ठीक है। इससे होकर भोजन आंत तक पहुंचता है बच्चों, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि जब भोजन है आंत तक किसके द्वारा पहुंचता है, तो आप बोलेंगे अमावस्या के द्वारा। तो भोजन इससे अमावस्या तक पहुंचती है, ठीक है। इससे होकर अमावस्या के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लिक अम्ल स्रावित होता है। तो बच्चों अमावस्या के आंतरिक भाग में ये जो छोटा सा अमावस्या रहता है, यहाँ पे मैंने ऊपर चित्र देख लीजिएगा, बुक में पलटिए, बार बार इसे ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रहा है।
तो ये अमावस्या में क्या होता है, अमावस्या में 3 चीज़ होता है, पाचक रस होता है, एक श्लेष्मा होता है और हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अम्ल में 3 चीज़ होते हैं, ठीक, कौन कौन सा, पाचक रस होता है, श्लेष्मा होता है और हाइड्रोक्लिक अम्ल होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, तो आपको तो बुक पलट नहीं सकते। ये होता है अमावस्या। इस अमावस्या में 3 चीज़ होती है, पाचक रस, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लिक अम्ल, ठीक है। इससे भोजन होके क्या होता है, अमावस्या में जाता है, छोटी आंत में जाता है, ठीक है बच्चों। श्लेष्मा अमावस्या के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है। अब देखो श्लेष्मा का काम क्या है, मतलब हमारे पेट आंत में जो अमावस्या में 3 चीज़ होती है, श्लेष्मा क्या होता है, श्लेष्मा होता है, उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है, उसके बाद क्या होता है, पाचक रस होता है। थोड़ा लाइट बढ़ा दूँ मैं, दो मिनट रुक जाइएगा बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो जो श्लेष्मा अमावस्या के आंतरिक भाग को सुरक्षा, जो श्लेष्मा होता है वो अमावस्या के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि श्लेष्मा जो होता है अमावस्या के आंतरिक भाग को ना होकर बाहरी भाग को रक्षा करता है, होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि श्लेष्मा अमावस्या के बाहरी भाग को रक्षा ना करके आंतरिक भाग की रक्षा करती है। क्यों, क्योंकि वो श्लेष्मा अंदर ही तो होता है। हाइड्रोक्लिक अम्ल भोजन के साथ साथ जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है बच्चों, ठीक है। तो श्लेष्मा का काम क्या है काम, वो अमावस्या के आंतरिक भाग की रक्षा करता है। और जो हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है वो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को या कीटाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। भोजन के साथ कीटाणु जो आते हैं वो नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लिक अम्ल क्या है, एक प्रकार से तरल है। तरल मतलब क्या, एक लिक्विड फॉर्म में एक तेल है, समझ लो, ठीक है। जैसे उसके अंदर खाना जाता है वो पूरा उबलने लगता है, ठीक है, जिससे कीटाणु मर जाते हैं, तथा माध्यम को अम्लीय बना देता है, ठीक है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है और पाचक रस के प्रोटीन भाग को एमिनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों को तोड़ देता है बच्चों। क्या होता है, जो हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है बच्चों, वो भोजन को क्या करता है, छोटा छोटा रूप प्रदान कर देता है, क्योंकि गल जाता है उसमें, ठीक है। एक प्रकार से समझ लो गरम तेल में जैसे हम लोग पकौड़े छानते हैं वैसे ही प्रकार वो छन जाता है, इसीलिए वैसे कीटाणु मर जाते हैं। छिद्रयुक्त पेट की कहानी बच्चों, ठीक है। तो मैं सोचूंगा कि आप ये पढ़ लेंगे कहानी वगैरह तो अच्छा रहेगा। तो मैंने अमावस्या कहानी पढ़ लीजिएगा, क्या कहानी पढ़ाऊँ आपको, ठीक है, कहानी पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, कुछ वैज्ञानिक वगैरह के नाम दिया होगा, मुझे तो अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। तो ये छोटी आंत के बारे में पढ़ने वाले स्मॉल इंस्टाइन, ठीक है। चलो छोटी आंत पढ़ती, कहानी पढ़ना अभी, ठीक है, तुम लोग या रोक के वीडियो को कहानी पढ़ लो पहले या बाद में पढ़ लेना, या पहले कहानी पढ़ लो। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है, 6 से 7 मीटर लंबी। तो छोटी आंत कितना लंबा होता है, 6 से 7 मीटर बच्चों, ठीक है। इसमें यकृत, अग्नाशय और स्वयं इसकी दीवारों से प्राप्त स्राव होते हैं। इसमें यकृत, अग्नाशय और स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं बच्चों, ठीक है। तो छोटी आंत इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो छोटी आंत होती है वो किससे मतलब चिपकी रहती है, यकृत से, अग्नाशय से और स्वयं की दीवारों से। यह छोटी आंत जो होते हैं अटैच रहता है, सटी रहती हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखो यकृत पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। जो छोटी आंत किससे चिपकी होती है, यकृत से, फिर अग्नाशय से, फिर स्वयं की दीवारों से। तो चलो एक बार फिर से दिखाई देता हूँ मैं आपको, वो चित्र कहाँ चला गया भाई, देखो छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत देखो, छोटी आंत किससे चिपकी होती है, यकृत ये हो गया, ठीक है। अग्नाशय इसमें नहीं दिखाया गया है, ठीक है। छोटी आंत ये यकृत ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो छोटी आंत किससे चिपकी होती है, यकृत से चिपकी होती है, अग्नाशय से चिपकी होती है और खुद की दीवारों से चिपकी होती है, ठीक है। देखो चित्र में येलो भाग दिख रहा होगा यकृत के नीचे, वो क्या है, अग्नाशय है। तो पहले हम लोग यकृत पढ़ते हैं। गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैंने आपको ऊपर दिखाया था जो रेड कलर का होता है, दिल जैसा, ऐसा यहाँ पे छोटी आंत यहाँ पे अटैच है, देखना अभी किताब में जाके देख लो, ठीक है। जो इसको लीवर कहते हैं, ठीक है। गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अमावस्या के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित है। तो अमावस्या यहाँ पे है,
ठीक है। और यहाँ पे उसके बगल में क्या है, दाहिनी ओर क्या है, स्थित है क्या, यकृत। और पित्त रस स्रावित करता है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय से संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों, ठीक है। ये पित्त रस किसके काम आता है, पाचन की, भोजन पाचन होता है वो पित्त रस में, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है बच्चों, ठीक है। तो यकृत जो होता है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, जो यकृत होता है वो अमावस्यक के दाहिनी ओर स्थित होता है। तो क्या सही है गलत है, वो भाई सही है। तो एग्जाम में गलती कैसे करेगा, यकृत जो होता है अमावस्या के बाईं ओर स्थित रहता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो दाहिनी ओर स्थित रहता है, हमको ध्यान देख लेना, चित्र पहले देखना जाके। यकृत, उसमें नाम नहीं लिखा है, ठीक है। जो छोटी आंत है ना, सॉरी, जो छोटी आंत है, छोटी आंत कह रहा हूँ, अमावस्या के दाईं ओर देखना, एक रेड कलर का ऐसा होगा, अभी दिखाया तो था भूरा कलर का है वो नाम नहीं लिखा है, उसे कहते हैं यकृत। यह थैलीनुमा संरचना पित्ताशय से संग्रहित होता है, जिसके अंदर पित्त रस भरा होता है, जिसके यह भोजन की पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण काम करता है बच्चों, ठीक है। अब अग्नाशय पढ़ते हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है। देखो चित्र में यकृत के आसपास पीला रंग दिखाया गया है बच्चों, ठीक है। वो क्या है, अग्नाशय, मैंने बोला था आपको, ठीक है। तो पीला रंग के आकार की बड़ी ग्रंथि जो अमावस्या के ठीक नीचे होती है, अमावस्या देखना, और अमावस्या के ठीक नीचे पीला रंग का क्या होगा, अग्नाशय। इसे स्रावित अग्नाइस रस प्रोटीन कार्बोनेट और वसा प्रक्रिया इसमें सरल रूप में बदल देता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अग्नाशय के अंदर क्या होता है बच्चों, चलो दिखाई देता हूँ यार तुमको, देखो अब चुपचाप देखना, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ये क्या है, यकृत है, ठीक है। ये जो पीला पीला भाग दिख रहा है इसके, ये क्या है, अग्नाशय है। ये क्या है, अमाशय है, ठीक है। ये जो पीला पीला भाग क्या है, अग्नाशय है, यही कह रहा था मैं। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है। इसके अंदर क्या होता है, पित्तरस होता है, ठीक है। इसके अंदर यकृत के अंदर पित्तरस होता है। इसके अंदर क्या होता है, पाचक रस और हाइड्रोक्लिक एसिड, ठीक है। समझ गए ना। तो चलो पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ऊपर नीचे टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि पूरा नहीं हो पाएगा बच्चों, कोई बात नहीं, 2 दिन में ख़त्म करेंगे, 3 दिन में ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करेंगे। तो अग्नाशय में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है, और अग्नाइस रस होता है बच्चों। तो याद रख लीजिएगा, ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा। अग्नाशय से प्राप्त स्राव, स्राव का मतलब क्या होता है, प्राप्त रस। तो लिख लीजिएगा ऐसे, अग्नाइस रस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। वैसे हृदय, यहाँ पे यकृत लिख लीजिए, यकृत में क्या क्या होता है ऐसे लिख लीजिएगा, या ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। वैसे ही आंत लिख के, आंत में क्या क्या होता है भाई, तो आंत में ये होता है, हाइड्रोक्लिक होता है, ये होता है और ये होता है। ऐसे छोटा छोटा पॉइंट बनाना है आपको, तो याद रहेगा, लिखना नहीं है ऐसे ऐसे लिखना नहीं है, नहीं आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। अग्नाशय लिख के, अग्नाशय से प्राप्त रस क्या होता है, अग्नाइस एसिड पहले लिख लेना, उसके नीचे क्या रख लेना, प्रोटीन लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट लिख लेना और वसा लिखना, तुरंत पता चल जाएगा कि क्या क्या है, ऐसे नोट्स बनाना है। अब छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव, ठीक है। छोटी आंत पढ़ लिया, हमको पता है छोटी आंत जो होता है अग्नाशय, यकृत और अपने खुद की दीवारों से अटैच रहता है। तो छोटी आंत की दीवारों से प्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे संपूर्ण पचा देती है। तो छोटी आंत में जो आता है भोजन, वो संपूर्ण रूप से पच जाता है भोजन। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ग्लूकोज में प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है बच्चों, ठीक है। तो छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल तथा वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदलता है। तो छोटी आंत में अगर कुछ भोजन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, वो ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है, ग्लूकोज में। अब प्रोटीन अगर आता है, प्रोटीन अम्ल और वसा आता है, तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। देखो यहाँ पे लिखा है, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा या ग्लूकोज में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल और वसा, ठीक है, ये तीनों चीज़ वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं बच्चों, ठीक है, छोटी आंत में। तो ये सब नोट कर लेना। छोटी आंत या पचे भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति दीवार से होता है, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति दीवार से होता है बच्चों, ठीक है। आंतरिक भाग में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम या रंसांगुल कहते हैं। तो छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत के जो अंदर का भाग होता है, वो देखो ऐसा होता है, जिससे भोजन टकराते रहते हैं और टुकड़े टुकड़े में बदल जाते हैं बच्चों, ठीक है। यह उंगली के समान होता है, उंगली के समान
उभरी हुई नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है कि उंगली है, ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा यहीं पे कि यकृत के आंतरिक भाग में उंगली जैसा उभरी संरचना होती है, तो क्या सही है कि गलत है? सरासर गलत है। यकृत में थोड़ी ना होता है, छोटी आंत में उंगली के समान संरचनाएं होती है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है, वैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जिसे दीर्घरोम या रंसांगुल कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि अमावस्या के अंदर रंसांगुल पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रंसांगुल कहाँ पे होता है? छोटी आंत में रंसांगुल पाया जाता है, लिखा नहीं है। इसे दीर्घरोम या रंसांगुल कहते हैं बच्चों, ठीक है। छोटी आंत के अंदर होता है। ये क्या है? देखो उंगली के समान इसके अंदर का भाग है। इसके वैसे मान लो कि छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर ऐसे 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 उभरे उंगली के समान दोनों तरफ रहते हैं, जिससे भोजन टुकड़े टुकड़े में इसे टकरा टकरा कर टूट जाते हैं, ठीक है। दीर्घरोम पच्चे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इससे सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला रहता है। अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थों के बनने में उनका उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। जब भोजन इन रंसांगुलों से टकराता रहता है और जटिल पदार्थों का बनना वो आसान बन जाता है, ठीक है। मतलब रंसांगुल, देखो फिर से बता रहा हूँ, भोजन इससे टकरा जाता है, ठीक है, और टकरा टकरा के छोटी आंत में बदल जाता है और जटिल पदार्थों के बनने में उनका उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। जब भोजन बहुत अच्छी तरह से पच जाता है और रंसांगुलों से टकराकर बहुत छोटे छोटे छिद्र के रूप में, बहुत छोटे छोटे कंकड़ के रूप में, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बन जाता है, उसे कहते हैं स्वांगीकरण, ठीक है। रंसांगुलों के माध्यम से ये स्वांगीकरण होता है, क्योंकि रंसांगुल कब होगा? जब छोटी आंत में भोजन आते हैं और वो टकरा के, ठीक है, रंसांगुलों से टकराकर छोटी छोटी और छोटे छोटे हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्वांगीकरण। पहले भोजन इतना था, देखो फिर से बताते रहूँ मैं, ये छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन इतना बड़ा है, लेकिन जब ये अमावस्या में इतना बड़ा है, जब छोटी आंत में आता है तो ये इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन जब रंसांगुल में पहुंचता है तो ये इतना इतना हो जाता है। क्यों? क्योंकि टकरा जाता है, टकरा टकरा कर टूटता रहता है, ठीक है। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड के जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग जिसका अवशोषण नहीं होता है वह बड़ी आंत में आ जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग जिसका अवशोषण नहीं होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है बच्चों। तो छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं पचता है वो भोजन बड़ी आंत में आ जाता है बच्चों। क्या लिखा है? भोजन का बिना पचा हुआ भाग जो पचता नहीं है, जिसका अवशोषण जो पचता नहीं है, वो बड़ी आंत में आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में भोजन पचता है और जो भोजन उसमें नहीं पचता है वो बड़ी आंत में आती है, ठीक है। देखो जैसे हम लोग समोसा पकाते हैं तो छोटी कढ़ाई में नहीं पकती है तो उसको बड़े कढ़ाई में डालते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत में पहले भोजन नहीं पचता है तो उसको बड़े आंत में डाल देते हैं कि उसमें पच जाएगा। तो बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है बच्चों, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर थी, लेकिन इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। तो बड़ी आंत में वही भोजन आता है बच्चों जिसको मलाशय के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है, मतलब लैट्रिन के द्वारा निकाला जाता है। तो बड़ी आंत में जो भोजन आता है इसका मतलब वो भोजन नहीं पचा है बच्चों, ठीक है। और बड़ी आंत में जो भोजन आता है उसको निचोड़ के उसमें से रस निकाल लिया जाता है पेट के द्वारा, और उसके बाद हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं गुद्दा के द्वारा, ठीक है। तो समय पर, ठीक है, आप समझ गए कि बड़ी आंत में क्या होता है। बड़ी आंत में क्या होता है कि जो भोजन होता है बिना पचा हुआ भोजन आता है, ठीक है, और बड़ी आंत में जो बिना पचा हुआ भोजन आता है वो सुबह सुबह निकाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब मल के द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को निष्कासन कहते हैं। जब भोजन मल के रूप में निकाल दिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा तो उसे क्या कहते हैं? निष्कासन। समझ गए ना? आप सुबह सुबह बाथरूम जाते हैं तो निष्कासन के मल के द्वारा जो अपच भोजन होता है बड़ी आंत
अपच भोजन मतलब क्या, जो छोटी आंत में नहीं पचती है वह भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, और बड़ी आंत में वही भोजन आती है जो सुबह मल के रूप में हम लोग निकालते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। ठीक है, चलो ये सब पढ़ लेना। घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिया। अब घास चरने वाले जंतुओं में पाचन पढ़ते हैं। हमारे आसपास ऐसे अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस। हम घास पचा नहीं सकते। पौधों से प्राप्ति अधिकांश पोषण में सेलुलोज की प्रधानता नहीं होती। घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सेलुलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो घास में पाया जाता है। मानव रहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका अमावस्या विशेष प्रकार का होता है। जैसे हमारा अमावस्या देख लिया हम कि हमारा अमावस्या कैसे काम करता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमावस्या, अग्नाशय है। ठीक है, तो जो जंतुओं का जो अमावस्या होता है वो कुछ अलग होता है। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। ठीक है, इनका अमावस्या विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा रहता है बच्चों। इनका जो पाचन क्रिया होता है अमावस्या है वो 4 भागों में बटा रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रूमेन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, देखो, ठीक है, जो जितने भी जानवर होते हैं उनका पहला भाग सबसे जो होता है अमावस्या को, उसे जो रूमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास प्रथम अग्नाशय रूमेन में इकट्ठा होता रहता है बच्चों। ठीक है, देखो ये जो है ये वाला भाग ये रूमेन है। ठीक है, जो घास खाते हैं, कुछ भी गाय वगैरह खाते हैं तो रूमेन में इकट्ठा होता रहता है। सबसे बड़ा जंतुओं में सबसे बड़ा जो अमावस्या होता है उसे कहते हैं रूमेन। ठीक है, क्या कहते हैं, रूमेन। समझ गया, इसको लिख लीजिएगा, रूमेन, यहाँ पर लिखा भी है। रूमेन में क्या होता है, जो घास खाते हैं, जैसे हमारे क्या होता है कि जो हम लोग खाते हैं वो छोटी आंत में जमा होता है। ठीक है, छोटी आंत में जो हम लोग खाना खाते हैं उस अमावस्या में जमा होता है ना। पहले अमावस्या में जाने के देखो, जैसे रूमेन ये है, रूमेन में क्या होता है, घास खाता है गाय तो जमा होता है। लेकिन वैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना अमावस्या में क्या होता है, जमा होता है। उसके बाद छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में पच जाने के बाद बड़ी आंत में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार कह रहा है कि निगला हुआ घास प्रथम अमावस्या रूमेन में इकट्ठा होता रहता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। ठीक है, जुगाली नहीं कहते हैं, जुगाली मतलब पगुड़ी भी कहते हैं कि पगुड़ी कर रहा है गाय। पगुड़ी मतलब चिबाना, चबाना। देखो अपने जो गाय भैंस होते हैं बैठ के मतलब पगुड़ी करते रहती है। पगुड़ी मतलब क्या, चिबाती रहती है, मतलब इस रूमेन से भोजन निकाल के मुंह में चबाती रहती हैं। ठीक है, पहले जल्दी जल्दी खा के वो यहाँ पे इकट्ठा करती हैं और उसके आराम से बैठ के रात को चबाती रहती हैं। ठीक है, जिसको पगुड़ी कहते हैं गाँव में। ठीक है, जुगाली भी कहते हैं, कंड कहते हैं या पगुली कहते हैं। ठीक है, हमारे बिहार में। तो समझ गए, बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी जल्दी घास काट कर निगल लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी घास काट कर निगल लेते हैं। आपको जैसे बताया था मैंने, रूमेन में इकट्ठा करते रहते हैं वो। हमारी तरह खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं हैं। निगले हुए घास को जुगाल ये पुनः मुंह में लाकर चबाते रहते हैं बच्चों। ठीक है, कितना अच्छा ये दिया है कि मान लो कहीं घास अगर बहुत सारा मिल गया, हो सकता है कल ना मिले, तो ये क्या करते हैं, रूमेन में बहुत सारा घास इकट्ठा कर लेते हैं कि 2 दिन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इससे काम चला लेंगे। तो प्रकृति ने कितना अच्छा बनाया है इनको, क्योंकि इनको बोलेगा थोड़ा ना भूख लगेगा। तो वही कह रहा है कि जो इनकी बनावट है बहुत ही विशेष प्रकार की है, जो ये जल्दी जल्दी घास खा लेते हैं जिससे रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारा घास और रात को ये पुनः चबाते हैं। ठीक है, जिसे जुगाली कहते हैं। भोजन पूरी तरह नहीं चबाते हैं। निगले हुए घास को जुगाली से ये पुनः मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। जुगाली मतलब पगुड़ी करना बच्चों। आपने यह देखा होगा कि जब वे खा नहीं रहे होते तभी वो उनका मुख चलाया जाता है बच्चों। रात के समय देखना गाय भैंस मुंह चलाती रहती हैं, मतलब कोई खाना भी नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब समझ गए क्या, वह रुमेल से भोजन निकाल के चबा रही है बच्चों। ठीक है, मुंह चलता रहता है। इस प्रक्रिया को जुगाली या पागुर कहते हैं। पागुर मतलब पगुड़ी भी कहते हैं इसको। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रूमेन में होता है। अमावस्या के बाद भोजन छोटी आंत में और वहाँ से बड़ी आंत में चले जाता है बच्चों। तो ठीक है, तो रूमेन में क्या करते हैं, अब एग्जाम में पूछ देगा कि रूमेन में घास जो होता है वो अंतिम रूप से पच जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। रूमेन में तो इकट्ठा करती हैं, वो अंतिम रूप से कहाँ पचता है, वो तो फिर से चबाती हैं, फिर से छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। ठीक है,
अब एग्जाम में पूछ देगा कि जो रुमेन होता है वो मानव शरीर का भाग है, तो क्या हो जाएगा गलत। रुमेन जो होता है वो जानवरों का भाग है, ठीक है। अब पूछ देगा यहाँ से, ठीक है, रुमेन वाला कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसे अंधानल कहते हैं। देखो छोटी आंत, ये क्या है, छोटी अभी दिखाया नहीं गया है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच क्या होता है, अंधानल, एक थैलीनुमा आकृति होता है जिसे अंधानल कहते हैं। इतना समझिए अभी, तो वही कह रहा है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा आकृति होता है, संरचना होती है जिसे अंधानुमल कहते हैं, ठीक है। चित्र में दिए गए अंधानल में कुछ जीवाणु होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, अंधानल के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं। देखो बच्चों, आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि रूमेल के अंदर जीवाणु होते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, होते हैं सर। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, ये जीवाणु रूमेन में होते हैं बच्चों। देखो लिखा है ना, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि अंधानल में जीवाणु होते हैं वहीं रूमेन में जीवाणु नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों में होते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये जीवाणु रूमेन में होते हैं, रूमेन में होते हैं बच्चों, ठीक है, समझा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे अंधानल में भी कुछ जीवाणु होते हैं बच्चों, ठीक है, दोनों में जीवाणु होते हैं। मनुष्य में अंधानल बहुत छोटी होती है, मनुष्य में जो अंधानल होती है बहुत छोटी है, ये जीवाणु अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पूछता है, जो जितने भी जंतुओं के अंधानल होते हैं वो इसमें जीवाणु होते हैं, वहीं मनुष्य में जो अंधानल होता है उसमें जीवाणु नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है ये जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं, मतलब यहाँ पे जीवाणु, मनुष्य में जो अंधानल होता है, अंधनाल होता है, उसमें जीवाणु नहीं रहते हैं। अंततः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है बच्चों, ठीक है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं होता है बताओ, क्योंकि अंधानल में जीवाणु नहीं होते हैं इसलिए तो, वहीं अंधानल में जीवाणु नहीं होते हैं इसलिए तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। वहीं जानवरों में क्या होता है, अंधानल में कुछ जीवाणु होते हैं जिससे सेलुलोज का पाचन हो जाता है बच्चों। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन हो जाता है वहीं जानवरों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उल्टा कर दिया। जानवरों में सेलुलोज का पाचन हो जाता है, क्यों, क्योंकि अंधानल में उनके जीवाणु पाए जाते हैं। देखो लिखा है कि अंधानल में कुछ जीवाणु होते हैं, किसके, जानवरों के। वहीं मनुष्य में अंधानल में कुछ बहुत छोटी होती हैं, मनुष्य की अंधानल बहुत छोटी होती है और ये जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं, इसमें जीवाणु नहीं होते हैं। अगर अंधानल में, मनुष्य के अंधानल में जीवाणु होते तो हम लोग सेलुलोज को पचा सकते थे, लेकिन सेलुलोज क्यों नहीं पचता है मनुष्य के शरीर में, क्योंकि अंधानल में क्या होता है, जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं बच्चों, नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। अच्छे से समझा दिया मैंने। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है बच्चों। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मनुष्य सेलुलोज का पाचन कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंधानल में क्या होता है, जीवाणु नहीं होता है इसलिए। वहीं जानवरों में अंधानल में जीवाणु होता है इसलिए वो सेलुलोज का पाचन कर लेती हैं। मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज रेशेदार पदार्थों के रूप में रह जाता है, जिसकी उपयोगिता के बारे में आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं बच्चों। आप सभी मनुष्य और घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जिनमें व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है बच्चों, ठीक है। व्यवस्थित मतलब अलग अलग, लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें पाचन तंत्र तो दूरमुख भी नहीं होता है, पाचन तंत्र तो दूरमुख भी नहीं होता है, मतलब जिसमें पाचन तंत्र नहीं रहता है। तो क्या ऐसे जीव भोजन ग्रहण नहीं करते होंगे, उनमें पाचन नहीं होता होगा। तो कुछ कुछ चीज़ में होता है पाचन तंत्र होता है, लेकिन कुछ जीवाणुओं में पाचन तंत्र नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या चलो पढ़ा ही देते हैं, क्या 8-10 मिनट और, ख़त्म ही करो इसको, ठीक है। तो कुछ जीव, जैसे हम लोग पता है कि मनुष्य और जंतुओं में क्या होता है, पाचन तंत्र होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें पाचन तंत्र नहीं होता है, लेकिन वह भोजन नहीं करते होंगे। अगर पाचन तंत्र के बिना भोजन तो संभव नहीं है, अगर पाचन तंत्र नहीं होगा तो भोजन कैसे संभव होगा। तो वही कह रहा है कि क्या ऐसे कोई जीव हैं जो भोजन नहीं ग्रहण करते हैं और उनमें पाचन नहीं होता है बच्चों। तो देखो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ जल स्रोत, तालाब, झील, नदी, मिट्टी में पाए जाने वाला अमीबा ऐसा ही कोशिकीय जीव है। इसमें भोजन अंतःग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक होता है, मतलब भोजन पाचन करने का तरीका अमीबा का, ठीक है, अमीबा का क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, जल स्रोत में, तालाब में पाया जाता है, ठीक है, एक प्रकार का कीड़ा है। इसमें भोजन अंतःग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है।
इसमें कोशिका, इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर कोशिका दब्र भरा रहता है और इसमें केंद्र तथा अनेक धानियाँ खाली होते हैं। अमीबा की विशेषता यह है कि वह लगातार अपनी आकार और स्थिति बदलता रहता है। इसमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसमें पादप कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये अमीबा को गति करने और भोजन पकड़ने में मदद करता है बच्चों। तो देखो अमीबा का भोजन ये है। और पादप क्या होता है कि इसमें एक निश्चित पाँव जैसा होता है, ये कटिंग से दिख रहा है, ये पकड़ लेता है इसको। देखो यहाँ पे ये पहले ऐसा था, फिर जैसे देखो ये अमीबा है, ठीक है। जब भोजन इतना दूर है तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन जैसे ही इसके नज़दीक सटा, ये इसको मांस जो है इसको घेर लिया चारों तरफ से, जिससे ये भोजन खा लेता है बच्चों, ठीक है। तो देखो अब समझ गए, पादप, ये पादाप है, ये दोनों पादाप है, मतलब इसके पैर हैं, और ये अमीबा का भोजन है। तो क्या करता है, इसमें क्या उंगली जैसा उभार निकला रहता है, उंगली जैसे उभार नहीं निकला है, देखो यहाँ पे जैसे भोजन आएगा उसको अपने मांस के चारों ओर घेर लेता है, जिससे भोजन पकड़ में आता है बच्चों, ठीक है। तो अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ देगा कि अमीबा का आहार इनमें से कौन सा है, तो जीवाणु और कवक, ठीक है। जीवाणु, अमीबा का आहार जो होता है क्या, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। आपको याद रखना है कि अमीबा के क्या होते हैं, आहार होते हैं, ठीक है। अमीबा का आहार क्या है, छोटा सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु और कवक। ये याद रखना, ये एग्जाम में आएगा ही आपके, कि इनमें से अमीबा का आहार कौन सा होता है, सूक्ष्म जीव होता है कि जानवर होता है कि क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव होता है, जैसे अमीबा और कवक। तो चलो ठीक है। जब भोजन के संपर्क में आता है तो भोजन इसके आसपास होता है, यह अपने पादप को विकसित कर भोजन के चारों ओर इसकी तरफ से घेर लेता है, ठीक है। तो जैसे ही भोजन आता है, ये अपने उंगली के द्वारा, देखो ये अपने पादाप के द्वारा, इसको पादाप कहते हैं, उंगली मत कहिएगा, पादाप कहिएगा, और पादाप के कारण ये चारों ओर भोजन को घेर लेता है बच्चों, ठीक है। तो वही कह रहा है, पादाप के द्वारा पादप को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, और दोनों ओर से विकसित पादाप आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक है। आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो भोजन को पकड़ लेते हैं। भोजन इस प्रकार बने खाद्यदानी में बंद होकर अमीबा कोशिका के अंदर चला जाता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही वो भोजन को, मतलब ये ऐसे बंद हो जाता है इसके अंदर, तो फिर ये खाद्यधानी मतलब क्या कि अमीबा जो होता है, अमीबा जहाँ भोजन इकट्ठा करता है उसे कहते हैं खाद्यधानी। तो अमीबा के अंदर खाद्यधानी होता है, वो बंद होकर अमीबा की कोशिका के अंदर चले जाता है, ठीक है। खाद्यधानी में ही पाचक रसों का स्राव होता है, और जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। तो पाचक रस में पाचक रस होता होगा, जो जैसे हमारे शरीर में और जानवरों के शरीर में कुछ कीटाणु होते हैं, तो इसके अंदर भी पाचक रस होता है, जिससे भोजन को पचाता है, फिर उन्हें सरल बना देता है, छोटे छोटे टुकड़े में बांध देता है, तो तोड़ देता है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और उसकी संख्या वृद्धि में मदद करता है। यहाँ भी बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्यधानी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम लोग मल त्यागते हैं, वैसे ही अमीबा भी जो उसका पाचन, मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, जो पचता नहीं है, वो खाद्यधानी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये भी मल त्याग देता है बच्चों, ठीक है। जो भोजन नहीं पचता है वो क्या होता है, खाद्यधानी से, जहाँ से वो पकड़ता है भोजनों को, खाद्यधानी वही तो है जहाँ से भोजन रखता है। अमीबा जहाँ से भोजन रखता है, जहाँ अमीबा भोजन को पकड़ता है उसे कहते हैं पादाप, उसके पैर, ठीक है, पादाप कहते हैं, ठीक है। ये मान लो कि ये है पादाप। जैसे ही भोजन आया तो इसको ऐसे चारों तरफ से घेर लेगा और पकड़ लेगा उसको, ठीक है, और खाद्यधानी में वो रख लेगा, और जो भोजन नहीं पचेगा उसको खाद्यधानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये भी मल त्याग देता है। अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। आश्चर्य रूप से सभी जीवों में भोजन की पाचन की आधारभूत शक्ति प्रक्रिया समान होती है, जिसके ग्रहण किए गए भोजन से अनेक उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। आप जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार अवशोषित उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण शरीर के अन्य भागों में होता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आप वीडियो करेंगे। ये कुछ वर्ड है आपको याद करना है, ठीक है। मैं कल पूछूंगा कि अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं, तो अमीनो एसिड कहते हैं। ग्रासिका को क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। ये आपको याद करना है। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, ठीक है। जैसे पित्त रस को क्या कहते हैं, बाइल जूस, ठीक है। तो आपको याद करना है ये।
अब जैसे पित्ताशय को कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। बड़ी आंत को लार्ज इंस्टाइन। तो आपको याद रखना, हमने सीखा क्या, हमने क्या सीखा, देखो यहाँ पे लिखा है हमने क्या सीखा इस चैप्टर में। पोषण सभी जंतुओं के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, तो बच्चों सही है। जंतुओं में पोषण की आवश्यकता, भोजन अंतःग्रहण का तरीका, इसका उपयोग शामिल है, सही है, ठीक है। हमने सीखा जो वही बता रहा है। मनुष्य के पाचन तंत्र मुख्य रूप से आहार नल और स्रावी ग्रंथ से होती है, ठीक है भाई, पाचन तंत्र से तो होता है। मनुष्य में आहार नल मुख्य गुहिका, ग्रसिका, अमावस्या, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, तो गुद्दा शामिल है। आहार नल में ये सब शामिल है बच्चों, ठीक है। पाचक रस मुख्यतः लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत की दीवारों से होकर स्रावित होता है बच्चों, ठीक है। आपको बताया था मैंने, ये सब याद करिएगा। भोजन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण के अंतर्गत पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, निष्कासन शामिल है। पोषण के अंतर्गत पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, निष्कासन शामिल है। भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। मंड का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, और जिसमें यकृत, अग्नाशय और तथा छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है बच्चों, ठीक है। आपको जैसे बताया था कि बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है, बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाता है मल के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बड़ी आंत में क्या होता है, जल का निष्कासन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण हो जाता है, मतलब उसको रस के पीस के फिर से निकाल लिया जाता है जल, उसको फिर से बाहर निकाल जाता है मलत्याग के द्वारा। अवशोषित भोजन रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जो भोजन को जब हम लोग निचोड़ते हैं तो ब्लड बनता है, और ब्लड क्या होता है, रक्त नलिकाओं द्वारा शरीर के चारों तरफ फैलता है विभिन्न भागों में। भोजन का बिना पचा हुआ भाग, जिसका अवशोषण नहीं होता है, वो मल के रूप में गुद्दा से बाहर निकाल दिया जाता है, आपको बताया था। जुगाली करते वक्त जंतुओं का रूटिमेंट कहा जाता है, ठीक है। रूमेन में तो वो रखते हैं सारा घास वगैरह, तो जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहता है, रूनिमेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि जो जंतु जुगाली करते हैं उसे क्या कहते हैं, रूमिनेंट। और रूमिनेंट किससे नाम से पढ़ा है, जो भोजन रखते हैं उसे कहते हैं रूमेंट, ठीक है। जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलते हैं और रूमेन में भंडारित करते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन करते हैं और वह ग्रासिका में इकट्ठा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत। ग्रासिका में तो भाई मनुष्य खाना खाता है तो वो जाता है, यहाँ पर ग्रासिका कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन गलत बना देगा, ठीक है। तो जुगाली करने वाले जो भोजन होते हैं तेजी से निकलते हैं, वो कहाँ इकट्ठा करते हैं, रूमेन में। चित्र देखिएगा कि रूमेन कहाँ है, ये सब चित्र देखते रहिएगा। चित्र को कभी, चित्र देखने से क्या होता है, चित्र बनाइएगा कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ऐसे आपका माइंड खुलेगा। कुछ समय बाद निकले भोजन को पुनः मुख में लाकर चबाली करते, उसको जुगाली कहते हैं। अमीबा का भोजन का अंतःग्रहण पादाप की सहायता से होता है बच्चों, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बताइए कि अमीबा का भोजन अंतःग्रहण पादाप की सहायता से होता है, तो पादाप मतलब पैर, ठीक है। तो अमीबा का भोजन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पादाप की सहायता से। ये है, मान लो कि ये अमीबा है, ये है पादाप, ये पादाप है, दो पैर। अब जैसे ही भोजन मान लो कि यहाँ से यहाँ आ गया तो इसको पकड़ लेगा चारों तरफ से ये, तो फिर वो भोजन के रूप में खा लेगा। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यदानी से होता है बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम में देखो ऐसा पूछ देगा, बोलेगा कि अमीबा में भोजन का पाचन अंतःग्रहण पादाप के द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पाचन खाद्यदानी से होता है, ठीक है। पूछेगा कि अमीबा का भोजन का पाचन पादाप की सहायता से होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत। पाचन किसके द्वारा होता है, खाद्यदानी से। भोजन को पकड़ता किससे है, पादाप से, ठीक है। पाचन किससे होता है, खाद्यदानी से, और भोजन को पकड़ता किससे है, पादाप से, पैर से। प मतलब जैसे पादाप लिखा है तो प मतलब पैर भी समझ लीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के लिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, यकृत। मनुष्य भोजन का पाचन डैश से शुरू होकर डैश में पूरा होता है। छोटी आंत क्या होता है, मुख से पूरा होकर छोटी आंत में पूरा होता है, ठीक है, बड़ी आंत में पूरा होता है। अमावस्या में हाइड्रोक्लिक अम्ल और डैश का स्राव होता है, और भोजन पर क्या होता है, अमावस्या में हाइड्रोक्लिक अम्ल और पाचक रस का स्राव होता है बच्चों। मनुष्य पोषण के मुख्य चरण है। मनुष्य पोषण के मुख्य चरण कौन कौन सा है, आप लिख लीजिएगा। अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है, किसके द्वारा, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है। अमीबा अपने भोजन का अंतःग्रहण पादप की सहायता से होता है। देखो अमीबा अपने भोजन का अंतःग्रहण किससे द्वारा होता है, पादाप की सहायता से ग्रहण करता है। पादाप से पकड़ता है तभी तो खाता है वो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिक मार्क लगाना है आपको। मैंने आपको बताया था कुतरने के लिए कौन सा होता है, ये सब लिख लीजिएगा।
जल का अवशोषण कहाँ होता है मुख्यतः, बताओ। जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, बड़ी आंत। हाँ, नहीं, जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, तो वो हो जाएगा बड़ी आंत में, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था कुछ अमीनो एसिड और बड़ी आंत का उपयोग करते हैं, तो ये बड़ी आंत हो जाएगा, सही। वसा का पूर्ण रूपेण कहाँ होता है, वसा का पूर्ण रूपेण छोटी आंत में होता है बच्चों, ठीक है। पित्तरस का स्राव कहाँ होता है बताओ, पित्तरस का यकृत में होता है बच्चों, ठीक है। लार मंड स्टार्च को बदलता है किस में, सेलुलोज में, ग्लूकोज में, लैक्टोज में। तो ये आपको पढ़ाया था, ये ध्यान रखना है आपको। अब कुतरने के लिए क्या हो जाएगा, शायद रदनक हो जाएगा शायद कुतरने के लिए, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, आपको तो चित्र में दिखाया गया है कुतरने के लिए कौन सा है, बहुत अच्छे से आपको बनाना है। सत्य और असत्य को पहचानना है। सत्य और असत्य का अमावस्या में हाइड्रोक्लिक अम्ल का स्राव होता है, अमावस्या में हाइड्रोक्लिक अम्ल का स्राव होता है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सत्य है। हाइड्रोक्लिक अम्ल का होता है अमावस्या में, ठीक है। पित्तरस में प्रोटीन का पाचन होता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पित्तरस में से प्रोटीन का पाचन, तो क्या गलत है, पित्तरस से प्रोटीन का पाचन थोड़ा ना होता है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। जुगाली करते समय निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छोटी आंत में श्लेमक स्रावित होता है, छोटी आंत में क्या होता है, श्लेमक स्रावित होता है, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तीन चीज़ होते हैं, छोटी आंत में तीन चीज़ होती हैं ना, एक पाचक रस होता है, एक हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है, स्लेमक, शायद स्लेमक होगा, सही हो जाएगा शायद, देख लेना, ऊपर पढ़ाया था आपको, नोट्स बनवाया है मैंने। अब आपको मिलाना है। लार कहाँ पे पाया जाता है, लार ग्रंथि में, ठीक है। प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। आपको पित्त का रस कहाँ पे आता है, पित्ताशय में, ठीक है। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा अम्ल, और प्रोटीन वसा ग्लिसरॉल, और वसा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शर्करा में बदल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है अमीनो अम्ल, वसा जो होता है, मिला लेना, ठीक है बच्चों। आपको जब रिवीजन रहेगा तब मिला लेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनाना है आपको, यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देना है। मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ होता है, एनामेल होता है। पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचना का होता है, रंसांगुल होता है। घास खाने वाले जंतुओं को सेलुलोज का पाचन किस स्थान पर होता है, तो बच्चों वो जो घास जहाँ पे इकट्ठा करती हैं, वो जो सबसे लास्ट में छोटा सा भाग था आपको बताया था, उसमें होता है गाय के, देख ले सबसे छोटा सा भाग था एक बड़ा सा जिसमें भोजन रखता है, सबसे छोटे में अंड में शायद उसको कहते हैं। अमीबा भोजन का पाचन कहाँ पर होता है बच्चों, बताओ। अमीबा भोजन का पाचन आपको बताया था मैंने, फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है, देखो यहाँ पे लिखा है। याद रिवीजन करना, करते रहना बच्चों, ठीक है। अब भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया है, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, पाचन। कारण बताइए, कारण बताना है आपको, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया क्या, ये कारण बताना है। अमीबा में खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है, अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है, तो क्या कारण बताना है। हाँ भाई होता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बच्चों, बताओ। मैंने आपको कितनी अच्छे से डिटेल से बताया था, वो देखना कि वो छोटे आंत में क्या होता है कि बैक्टीरिया नहीं होता है, बैक्टीरिया अगर नहीं होता है इसलिए सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। वैसे जंतुओं में क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है, वो उस जगह का नाम नहीं पता है, मैंने आपको बताया था, ऊपर जाके देखना, उसमें बैक्टीरिया होता है जिससे वो सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं, ये बता दिया मैंने। वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रस नली से, फिर भी भोजन वायु नली में क्यों नहीं जाता है बच्चों, तो ये काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो जाके देख लेना। कुछ के ऊपर एक मांसल प्रक्रिया होती है जिससे वो ढक लेता है भोजन को, पाइप को, जिससे वो भोजन आता है तो ये ढक लेता है बच्चों को, ऊपर जाके देखना क्या नाम है उसका। छोटी आंत में किन ग्रंथियों स्राव, छोटी आंत में किन ग्रंथियों को स्राव आते हैं, पाचन में क्या भूमिका, क्वेश्चन बनाना है आपको। अमीबा में भोजन की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे। अमीबा में जो भोजन की प्रक्रिया होता है वो मानव से कैसे भिन्न है, बताओ। जो अमीबा में क्या होता है, आहार नाल होता है, और इसमें आहार नाल नहीं होता है, ठीक है। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत और उनके कार्य को लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। मैं ऐसा करता हूँ कि लिख लेंगे, आपको याद रहेगा, तो चारों दांत के नाम याद रहेंगे तभी आपको लिख पाएंगे। मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र लिखिए, बनाएं, तो ये आपको बनाना है बच्चों। तो इसी से आपका चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, प्रणाम।